आज हम बात करने वाले हैं रज़िया सुल्ताना की, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला सुल्तान। सोचिए, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने दौर में वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द रज़िया की पूरी कहानी घूमती है। सोच कर देखिए, 13वीं सदी, एक ऐसा दौर जहां हुकूमत करना मर्दों का ही काम समझा जाता था, है ना? तो फिर एक औरत ने दिल्ली के तख्त पर अपना दावा कैसे ठोका, और सिर्फ दावा ही नहीं ठोका, उसे कायम भी रखा। चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो रज़िया की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। देखिए, वो सिर्फ एक सुल्तान की बेटी ही नहीं थी, वो अपने पिता सुल्तान इल्तुतमिश की सबसे सबसे काबिल और पसंदीदा औलाद थीं। और यही बात उन्हें एक, कह सकते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड वारिस बनाती थी। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गुलाम वंश की नींव आप देखिए अभी अभी ही पड़ी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे और उन्होंने सल्तनत को काफी मजबूत किया। और रज़िया वो इसी ताकतवर सुल्तान की बेटी थीं। मतलब वो एक उभरती हुई सल्तनत के बिल्कुल सेंटर में पली बढ़ी। अब देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे तो कई थे, 11 बेटे थे, लेकिन उनका भरोसा वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी रज़िया पर ही करते थे। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ रज़िया एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जंग की कला तक हर चीज में माहिर थीं, वहीं उनके भाई, वो बस अय्याशी और दरबारी मामलों में ही डूबे रहते थे। सुल्तान को ये बात बिल्कुल साफ थी कि सल्तनत संभालने की असली काबिलियत किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ रज़िया है। इल्तुतमिश ने तो अपना मन बना लिया था। वो चाहते थे कि रज़िया ही उनकी वारिस बने, लेकिन एक बहुत बड़ी लेकिन थी। दरबार के जो शक्तिशाली तुर्की अमीर थे ना, वो इस फैसले के एकदम खिलाफ थे। उनका कहना सीधा था, भाई हम एक औरत के नीचे काम नहीं करेंगे, उसकी हुकूमत कैसे मान लें? और बस यही सोच रज़िया के रास्ते में पहली और सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई। अब जब सुल्तान इल्तुतमिश की मौत हुई तो सल्तनत में ज़बरदस्त उथल-पुथल मच गई। और यही वो वक्त था जब रज़िया को अपने हक के लिए, अपने ताज के लिए असल में लड़ना पड़ा। तो हुआ ये कि कहानी ने एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ लिया। अमीरों के प्रेशर में आकर इल्तुतमिश को अपने नाकारा बेटे रुकनुद्दीन को वारिस बनाना पड़ गया। अब रुकनुद्दीन वो तो सल्तनत को भूलकर ऐशो आराम में डूब गया, और ऊपर से उसकी मां शाह तुर्कान ने दरबार में आतंक मचा दिया। मजे की बात देखिए, अब वही अमीर जो एक काबिल औरत यानी रज़िया की हुकूमत नहीं चाहते थे, वो एक जालिम औरत यानी शाह तुर्कान के जुल्म से तंग आ गए। तो उन्होंने क्या किया? बगावत कर दी, रुकनुद्दीन को हटाया और आखिर में मजबूरी में ही सही रज़िया को दिल्ली का सुल्तान मान लिया। क्या किस्मत का फेर है ना? तो अब रज़िया सुल्तान बन चुकी थी, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हुई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ नाम की सुल्तान नहीं है। उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, जो एक तरह से सिंबॉलिक भी था, वो था उनका पहनावा। रज़िया ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर सुल्तान के तौर पर लोगों से इज्जत पानी है तो उन्हें एक सुल्तान की तरह दिखना भी पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने पर्दा छोड़ दिया, औरतों वाले कपड़े छोड़ दिए और मर्दों की तरह पोशाक पहनकर खुले दरबार में आना शुरू कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। और वो सिर्फ पहनावे में ही सुल्तान नहीं थे। देखिए, उन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, जो उनकी आज़ाद हुकूमत का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने सल्तनत में नई सड़कें बनवाईं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनवाईं, और हाँ, जब जरूरत पड़ी तो अपनी सेना को लेकर खुद जंग के मैदान में भी उतरी। वो हर मायने में एक बेहतरीन शासक साबित हो रही थी। उनकी सियासी समझ तो कमाल की थी। इसका एक उदाहरण देता हूं। जब उनके खिलाफ पहली बड़ी बगावत हुई ना, तो उन्होंने फौरन तलवार नहीं उठाई। नहीं, उन्होंने पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। इतनी चालाकी से उन बागियों में फूट डाली कि वो आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे को कमजोर कर दिया, और बस फिर क्या था? रज़िया ने बड़ी आसानी से उस बगावत को खत्म कर दिया। ये होती है असली रणनीति। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इतनी कामयाबियों के बाद भी रज़िया के दुश्मन चुप नहीं बैठे थे। वो बस एक मौके की तलाश में थे, एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा उठाकर वो रज़िया को तख्त से उतार सके। और वो मौका उन्हें बहुत जल्द मिल भी गया। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है जमाल उद्दीन याकूत की। याकूत एक एबिसिनियन यानी हबशी गुलाम था। रज़िया उस पर बहुत भरोसा करती थीं और उसे दरबार में एक बहुत ऊंचा पद भी दिया। और यही फैसला आगे चलकर उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना।
रज़िया ने याकूत को प्रमोशन देकर अमीर उल उमरा बना दिया। इसका मतलब है अमीरों का भी अमीर। सोचिए, ये दरबार का सबसे ऊंचा, सबसे ताकतवर पद था, और ये पद हमेशा किसी बड़े ताकतवर तुर्की सरदार को ही मिलता था। तो जब एक हबशी गुलाम को इस पद पर बिठाया गया तो तुर्की अमीरों को लगा कि ये उनकी बेइज्जती है। उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। और बस यहीं से साजिशों का वो गंदा खेल शुरू हुआ। दुश्मनों ने रज़िया के कैरेक्टर पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। चारों तरफ यह अफवाहें फैलाई गईं कि रज़िया और याकूत के बीच नाजायज रिश्ते हैं। अब एक महिला सुल्तान के लिए इस तरह का इल्जाम उनकी सत्ता की जड़ें हिलाने के लिए काफी था। इस पूरी साजिश के पीछे जो मेन आदमी था वो था मलिक अल्तूनिया, पंजाब का गवर्नर। इन अफवाहों को सबसे ज्यादा हवा उसी ने दी, और फिर इन्हीं अफवाहों को बहाना बनाकर उसने रज़िया के खिलाफ खुली बगावत कर दी। तो अब रज़िया के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। एक तरफ उनकी सल्तनत थी और दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग थे जो उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो रज़िया अपनी फौज लेकर निकली अल्तूनिया की बगावत को कुचलने, लेकिन रास्ते में उन्हें सबसे बड़ा धोखा मिला। उनके अपने ही जनरलों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने याकूत को मार डाला और रज़िया को, हाँ, दिल्ली की सुल्तान को बंदी बना लिया। धोखा और कैद। एक पल में दिल्ली की सुल्तान अपने ही सबसे बड़े दुश्मन की कैदी बन चुकी थीं। कल्पना कीजिए कि उन पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। लेकिन रज़िया ने अभी हार नहीं मानी थी। कैद में होते हुए भी उनके दिमाग में एक आखिरी चाल बाकी थी, एक ऐसा दांव जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही कैदी बनाने वाले मलिक अल्तूनिया से शादी कर ली। जी हां, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इस एक चाल से उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया, और वो सारी अफवाहें, वो सारे इल्जाम एक झटके में खत्म कर दिए। तो अब रज़िया और अल्तूनिया एक हो चुके थे, और दोनों ने मिलकर दिल्ली का तख्त वापस पाने के लिए एक आखिरी लड़ाई छेड़ी। ये उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे मुश्किल संघर्ष था। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रज़िया और अल्तूनिया ने दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन वो अपने ही भाई बहराम शाह से हार गए। उन्होंने एक और सेना खड़ी की, लेकिन फिर से हार गए। उनके अपने सैनिकों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, और फिर अकेले भेष बदलकर भागते हुए रज़िया को एक किसान ने सिर्फ उनके गहनों के लालच में मार डाला। और इस तरह अक्टूबर 1240 में दिल्ली की उस पहली और अकेली महिला सुल्तान का सफर हमेशा के लिए थम गया। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि रज़िया सुल्ताना की कहानी को हम कैसे देखें? क्या वो एक पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल सोच की साजिश का शिकार हुई, एक ऐसी काबिल शासक जिसे सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि वो एक औरत थी, या फिर याकूत को वो बड़ा पद देना उनकी एक ऐसी सियासी गलती थी जिसने उनके दुश्मनों को मौका दे दिया? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबा हुआ है और सोचने पर मजबूर करता है।